हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट का। बीकॉम सेकंड ईयर वालों बच्चों के लिए कुछ कमेंट आया था कि भाई सेकंड ईयर का वीडियो बनाइए, तब सेकंड ईयर का वीडियो आपके लिए लाया है बिजनेस इन्वायरमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 ही वीडियो गया था, अर्थात 3 लेक्चर गया था। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो भी ये क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वो बहुत सारे बुक्स वगैरह में देखे होंगे क्वेश्चनों की भरमार पड़ी है, तो उतना क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आएगा और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही आएगा। इसलिए वीडियो को पढ़ना मिस न करिएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उस बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नया है चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बना है उस पर प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें। तो जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए। बिजनेस इन्वायरमेंट 3 लेक्चर्स जा चुका है, 4 लेक्चर है, 76 नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति किस धारणा को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, अर्थात मुद्रा की जो पूर्ति है यह किस धारणा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। संकीर्ण मुद्रा मतलब इसको M1 कहा जाता है, क्योंकि बैंकिंग में मुद्रा को, जैसे मनी एंड बैंकिंग में मुद्रा को 4 पार्टों में बांटा गया, जैसे M1, M2, M3, M4 किया गया। तो M1 जो है वो हमारी संकीर्ण मुद्रा होती है। 77 नंबर क्वेश्चन, पुराने निर्गमन बाजार को कहा जाता है। पुराने निर्गमन बाजार को ही स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है, पुराने निर्गमन बाजार को आज का आधुनिक नाम है स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन पहले इसको पुराना निर्गमन बाजार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डेफिनेशन है एक विद्वान के द्वारा, एक अर्थशास्त्री के द्वारा। वो डेफिनेशन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। एक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान मतलब पूरा इकोनॉमिक साइंस चक्कर लगाता है। ये परिभाषा, ये डेफिनेशन किसने दिया था? तो ये मार्शल ने दिया था, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 79 नंबर की, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्योंकि मैं बुक में देखा बहुत सारे एमसीक्यू दिए हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझिए कि इसका कुछ अपने आप में एक दम है। कहिए, देखिए, मुद्रा वो जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आज के जो सिक्के हैं, रुपया पैसा वाला सिक्का, ये गिलेट के सिक्के हैं, उस पर लेबल लगा है 1, 2, 3, 4, 5 रुपये का। रियल में ये सारे सिक्के गिलेट के सिक्के हैं। रियल में जो उसकी जो धातु है उस का वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन जब उस पर गवर्नमेंट की मोहर लग गई है तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मुद्रा को क्या कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें सरकार अपना मोहर लगा दी है कि 1 रुपये में चलेगा, 2 रुपये में चलेगा, 5 में चलेगा, 10 में चलेगा, 20 में चलेगा, किस में चलेगा, है कि नहीं? तो ये वही कहा गया है कि जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। इसी पर एक कागज का नोट भी है, ये भी सांकेतिक मुद्रा के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट एक पुस्तक है कैपिटल ऑफ ग्रोथ। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर हिग्स, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा कैपिटल ऑफ ग्रोथ। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य मापा जा सकता है। ध्यान दीजिए, किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है? उस देश की क्रय शक्ति के आधार पर उस देश की मुद्रा का मूल्य मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर हमारा कि वित्त कितने प्रकार के होते हैं? तो वित्त बता दें 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अल्पकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त और दीर्घकालीन वित्त। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कीमत वृद्धि रोकने के उपाय है। किसी भी देश में, जैसे कि इसमें भारत के संदर्भ में कहा गया है कि भारत में कीमत वृद्धि माने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उपाय है। क्या उपाय है? यदि उत्पादन ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, यदि उत्पादन जैसे 100 सामानें बनती है तो कीमत उसका है 1 का 10 रुपया, लेकिन यदि 1000 सामानें बनने लगेगी तो सामान का दाम कितना हो जाएगा? सीधे 6, 7, 8 रुपया हो जाएगा। तो भारत में कीमत वृद्धि को रोकने का क्या उपाय है? उत्पादन में वृद्धि कर दिया, कीमत में अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर कि पूंजी बाजार होता है। पूंजी बाजार क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। अभी मुद्रा बाजार पे भी क्वेश्चन आएगा।
पूंजी बाजार होता है, पूंजी बाजार जो होता है दीर्घकालीन पूंजी बाजार होता है, अर्थात दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का बाजार होता है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के कार्यों को स्थैतिक तथा गत्यात्मक कार्यों को विभाजित किया। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं, मुख्य कार्य, सहायक कार्य, स्थैतिक कार्य, ठीक ना, और गत्यात्मक कार्य है। तो प्रश्न में कह रहा है मुद्रा के कार्यों को स्थैतिक तथा गत्यात्मक कार्यों को, माने दोनों कार्यों को अलग अलग विभाजित करने का कार्य किसने किया? तो ये प्रोफेसर पॉल एंजिंग ने किया था। बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के मुख्य कार्य है। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा के मात्र 2 ही मुख्य कार्य है, तीसरा कोई नहीं है, बाकी सब सहायक कार्य, अन्य कार्य है। तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप। 87 नंबर क्वेश्चन कि फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1999 में लागू हुआ। एग्जैक्ट याद करिए। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी एक डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये डेफिनेशन किसने दिया था? यह प्रोफेसर हार्टले विदर्स्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भुगतान संतुलन प्राय कितने अवधि के लिए होता है? तो भुगतान संतुलन प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का भुगतान संतुलन प्राय होता है। भारत का भुगतान संतुलन प्राय क्या होता है? प्रतिकूल होता है, अनुकूल बहुत कम होता है। अब भले धीरे धीरे डेवलप कर रहा है तो अनुकूल होगा, लेकिन फिलहाल अभी प्रतिकूल चल रहा है। भारत में सन 1950-51 में, ध्यान दीजिएगा, देश आज़ाद हुआ उसके बाद में सर्वाधिक आयात किए गए थे। जब देश आज़ाद हुआ तो और पंचवर्षीय योजना के समय, मतलब 1950 और 51 के समय में सर्वाधिक आयात किस कंट्री से किया गया था? तो अमेरिका से किया गया था। नेक्स्ट 92 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जब आयात कम और निर्यात ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं। मान लीजिए अपना ही कंट्री है, जब हम आयात कम करते हैं, मतलब इंपोर्ट कम करते हैं, दूसरे देशों से सामान कम मंगाते हैं, लेकिन अपने देशों से सामान दूसरे देश में ज़्यादा भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन कहा जाता है। तब प्रश्न ये उठता है कि ये अनुकूल होता है कि प्रतिकूल होता है? तो ये अनुकूल होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आयात कम और निर्यात ज़्यादा, तो वहाँ पे जो व्यापार संतुलन होगा अनुकूल होगा। और जब निर्यात ज़्यादा, माने भेजेंगे ज़्यादा और मंगाएंगे कम, सॉरी, जब आयात कम और निर्यात ज़्यादा होता है तो व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। और जब निर्यात हमारा कम और आयात ज़्यादा होता है तो वो प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के विदेशी विनिमय भंडार में शामिल है। भारत के विदेशी विनिमय भंडार में क्या शामिल है? विदेशी मुद्रा और स्वर्ण शामिल होते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विदेशी व्यापार के अंग है। विदेशी व्यापार के 3 अंग होते हैं, आयात जानते ही हैं, इंपोर्ट और निर्यात माने एक्सपोर्ट, और पुनर्निर्यात व्यापार। मतलब पुनर्निर्यात व्यापार पीछे के वीडियो में बताया हूँ कि ऐसा विदेशी व्यापार जो किसी दूसरे कंट्री से मंगाकर अपने कंट्री में लाए बिना बाहर ही बाहर किसी दूसरे कंट्री में, तीसरे कंट्री में बेच दिया जाता है, तो उसे पुनर्निर्यात व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुद्रा बाजार है। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन था पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में होता है दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का बाजार होता है, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। लेकिन मुद्रा बाजार में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का बाजार होता है, अर्थात अल्पकालीन प्रतिभूतियों का यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सेम टू सेम है। ठीक है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है अल्पकालीन और दीर्घकालीन का। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुद्रा स्फीति में सबसे ज्यादा हानि किसको होती है? ध्यान दीजिए, मुद्रा जब स्फीति होती है, जब किसी देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा कमजोर वर्गों को, जो भी समाज के कमजोर वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। फायदा किसको होता है? उत्पादक और व्यापारिक वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौद्रिक नीति का संबंध है। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण, अर्थात जब देश की सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी घोषित की जाती है तो वहाँ पे वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा किया जाता है। 98 नंबर दे रहा है क्वेश्चन कि द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, एक पुस्तक का नाम है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रोफेसर फीसर है। फीसर का नाम तो जानते ही होंगे, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति है। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक, ठीक ना, की स्थापना 1982 अर्थात 1982 में की गई थी।
और लास्ट 100 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 182 दिवसीय ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। जो 182 दिन का ट्रेजरी बिल होता है वो जारी किए जाते हैं, वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि जो भी वीडियो है केवल आपके लिए है, ताकि आप पढ़ें, अपने फ्रेंडों को पढ़ाएं और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो बच्चे इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा साफ नहीं दिख पा रहा है, या हटने के बाद से कुछ सेकंड के लिए मैं रुक जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हैं, या हमारा जो इंस्टाग्राम है care@BR Commerce, ठीक ना, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, पूरा डिटेल से क्लियर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।